स्टूडेंट्स सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव, एक अच्छी तैयारी ये है क्योंकि इन्होंने सिंगेज मैथमेटिक्स के पैकेज को इतनी प्रॉपरली, इतना डेलिकेटली बनाया है कि हर वो चीज़ जो इस एग्जाम में पूछी जाती है उन्होंने प्रॉपरली वहाँ मैनेज करते हुए आपके लिए रखी है। उन्होंने हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज़ जो पूछी जा सकती है बहुत अच्छे से आपके लिए ऑर्गेनाइज की। हम भी इसी तरीके से पांचों बुक्स का जो कलेक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, हर एक बुक के हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं, उसमें दिए गए एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस के थ्रू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर ले रहे हैं और फाइनली चैप्टर्स को बाइंड अप करते हैं फाइनली जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब एक अच्छी मजबूत तैयारी आपकी करवाई जा रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स, एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करना होगा। सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि हम जो बात अभी कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर 6 एलिप्स की। हम बात कर रहे हैं कि अगर एलिप्स में टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही है और फिलहाल उस सिनेरियो की जब वो पॉइंट एलिप्स पर ही लाई करता है, तो उस टेंजेंट को लेकर कैसे चीज़ें बिहेव करती हैं, कैसे चीज़ें वर्कआउट होती हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसका डिस्कशन कंटिन्यू करें। थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन के साथ चीज़ें देखते हैं ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ आए। जैसे कि मैं आज अगर आपके पहले क्वेश्चन की बात करूं तो वो क्या लिख रहा है, सुनिएगा ध्यान से। वो कह रहा है द टेंजेंट एट अ पॉइंट पी। तो सर एलिप्स पर आपका एक पॉइंट है पी, ठीक है सर। और वो क्या कहना चाह रहा है, वो जो एलिप्स है वो इंटरसेक्ट करती है वो जो टेंजेंट के मेजर एक्सिस को टी पर और फूट एन एन पर, ठीक है सर। इंटरसेक्ट द मेजर एक्सिस एट टी, है ना। और वो एन के बारे में कह रहा है कि एन जो है वो आपके परपेंडिकुलर का फूट है, ठीक है सर, फ्रॉम पी टू द सेम एक्सिस। ओके सर, ये बात भी आपकी समझ आई। अब आगे क्या बढ़ने वाली बात आ रही है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका आ रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो आप एन टी को डायमीटर की तरह ट्रीट करते हो, सर्कल बना रहे हो, वो आपके ऑक्सिलरी सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। सर बहुत सारी बातें हैं, मेरा बस आपसे ये पूछना है कि क्या हम पहले चीज़ें थोड़ी समझ लें, ठीक है। थोड़ी चीज़ें अगर समझी जाएं तो सिंपल सी बात है, हम ड्रॉ करते हैं चीज़ें और समझते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। विजुलाइज कर लो, इसे ठीक से प्लॉट कर लो, आपको चीज़ें दिखेंगी। टेंजेंट एट अ पॉइंट पी ऑन दिस एलिप्स। तो सर पहले तो मैं एलिप्स में आपको चीज़ें दिखाई देता हूँ कि चीज़ें कैसे बन रही होंगी, है ना। तो मान लो ये आपका एलिप्स है, बिल्कुल सर, ये आपका एलिप्स के मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमने बना लिया, है ना। अब इसमें अगर आप एलिप्स बनाते हो तो सर ये रहा मान लो आपका एलिप्स, बिल्कुल सही बात। और ये जो एलिप्स है भाग क्यों रहा है ये, है ना, ये आपके एलिप्स का सेंटर हमने ओरिजिन पर शिफ्ट किया। टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन एन एलिप्स, तो मैं पॉइंट ले रहा हूं इस एलिप्स पर और उस पर क्या ड्रॉ कर ले रहा हूं, टेंजेंट। तो लेट्स से सर ये वो टेंजेंट है। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो, ये वो क्या है भाई, टेंजेंट, है ना। इंटरसेक्ट्स द मेजर एक्सिस एट टी। तो सर आपने जो मेजर एक्सिस है आपका, जो कि आपका अभी फिलहाल क्या है, एक्स एक्सिस, इसे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वो इसे इंटरसेक्ट कर रही है टी पर। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। और वो क्या कह रहा है, एन जो है इज द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द सेम एक्सिस। तो पी से अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसी मेजर एक्सिस पर, लेट्स से यहाँ, तो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इस परपेंडिकुलर का जो फूट है वो क्या है सर, वो है टेक्निकली एन। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एन। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है सारी बातें। अब वो आपसे ये कहना चाह रहे कि अगर मैं टी एन को, इसको अगर डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाऊं, तो वो जो सर्कल है वो आपके ऑक्सिलरी सर्कल को, आई होप आपको याद है ऑक्सिलरी सर्कल, उसे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। इससे सारी बातें छोड़ो, हम चीज़ें ना थोड़ा सा मतलब कुछ ले ना वैल्यूज, तो हम चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपका एलिप्स क्या है सर, आपका एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है। आप चाहें तो x1 y1 ले लें या आप अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ले लें जो कि हम पैरामीट्रिकली लेते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं क्या, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। आई होप इस बात से किसी स्टूडेंट को कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप मेरी इस बात को निकालने में मदद करेंगे कि सर ये जो टेंजेंट है पीटी, इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो अगर मैं टेंजेंट पीटी की इक्वेशन की बात करूं तो सर टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि पी पॉइंट इस एलिप्स पर लाई करता है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्स वन, तो ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, तो ए से कैंसिल, तो कॉस थीटा एक्स अपॉन ए, है ना। तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन ए टाइम्स एक्स
सिमिलरली जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा y1, तो उसे मैं लिख लूंगा sin थीटा अपॉन b टाइम्स y इज इक्वल टू 1। ये सर टेक्निकली आपकी आती है टेंजेंट पीटी की इक्वेशन। उसका क्या कहना है सुनिएगा ध्यान से, मेरे एक सिंपल से स्टेटमेंट का जवाब दो। आप मुझे t के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या? व्हाट इज t हियर? सो t इज नथिंग बट मेजर एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन pt का, यानी टेक्निकली t क्या है सर? t x एक्सिस पर लाई कर रहा एक पॉइंट है, तो t का y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? नहीं पता, मतलब x कोऑर्डिनेट नहीं पता, पर y कोऑर्डिनेट तो अनडाउटेडली कितना होगा? 0। अगर मैं y की जगह 0 पास करता हूँ, अगर मैं y की जगह 0 पास करता हूँ तो x कोऑर्डिनेट कितना आता है? a अपॉन कॉस थीटा। तो t का जो x कोऑर्डिनेट आता है दैट टर्न्स आउट टू बी a अपॉन कॉस थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने क्या किया, t जो कि इस pt मतलब जो टेंजेंट आपने p पर ड्रॉ किए उसने जहां मेजर एक्सिस यानी x एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट किया है हमने वो पॉइंट निकाला है t। तो t के कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पर है, और अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो y की जगह इस टेंजेंट की इक्वेशन में 0 रख दिया तो ये पूरा 0, तो x की वैल्यू कितनी आती है? a अपॉन कॉस थीटा। तो सर p के कोऑर्डिनेट पता है, t के कोऑर्डिनेट पता है, मैं p से n के कोऑर्डिनेट्स तक आना चाह रहा हूं। आप मेरा यकीन करिए ये तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो सर, ये तो सबसे आसान काम है आज का, क्योंकि ये जो है ये परपेंडिकुलर है। आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सर n जो पॉइंट है वो भी आपके मेजर एक्सिस यानी x एक्सिस पर ही है। जी हाँ, तो n का x कोऑर्डिनेट अभी नहीं पता, पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप एक बात बताओ, p से n पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो शैलाई से जो p का x कोऑर्डिनेट है वही n का x कोऑर्डिनेट होगा, यानी इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? a cos थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं जो आपको मैंने कहनी या समझानी चाहिए? इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है। अब अगर मेरे पास t के कोऑर्डिनेट्स और n के कोऑर्डिनेट्स है, और अगर मैं n और t को सर एक सर्कल मतलब मानकर एक सर्कल ड्रॉ करूं, अगर मैं n और t को डायमीटर मानकर लेट्स से एक सर्कल ड्रॉ करूं तो शैलाई से वो ये सर्कल होगा। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। अब उनका आपसे ये कहना है कि अगर आपने n और t को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया है तो जो आपका ऑक्सिलरी सर्कल होगा, जो क्या होगा भाई? आपका ऑक्सिलरी सर्कल जो होगा उस ऑक्सिलरी सर्कल के, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका ऑक्सिलरी सर्कल होगा उस ऑक्सिलरी सर्कल के भाई जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे इसके साथ वो ऑर्थोगोनल होंगे। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी कि ध्यान से सुनना, बस यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है जहां से आप चीजें सोच पाओगे। फिर इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझाना चाह रहा था कि चीजें कैसे हो रही होंगी। ये जो एंटी को आपने डायमीटर मान के जो सर्कल बनाया है उस सर्कल ने इस एलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट किया है। क्या ये बात आपको समझ है? तो सारी बातें निकाल लेंगे, पर जो एंटी को डायमीटर मान के हमने सर्कल बनाया है, क्या मैं उसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ? सर डायमीटर के एक्सट्रीम के कोऑर्डिनेट्स पता है तो सर्कल की इक्वेशन लिखना कौन सी बड़ी बात है? बहुत आराम से लिख सकते हैं। आई होप आपको याद आ रहा है, x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2। आई होप आपको ये बातें याद है। सिमिलरली y माइनस y1 टाइम्स y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है आपको? अगर ये x1 y1 और x2 y2 है तो एंटी को अगर मैं डायमीटर की तरह ट्रीट करते हुए अगर एक सर्कल बनाऊं तो इस तरीके से आप उस सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एंटी से जो पास हो रहा है, एंटी को डायमीटर की तरह ट्रीट करके जो हम सर्कल बना रहे हैं, मैं सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूँ। आपके कंफ्यूजन से अवॉइड करने के लिए मैं इस सर्कल को C1 कह लेता हूँ, इस ऑक्सिलरी सर्कल को C2 कह लेता हूँ। तो टेक्निकली मैं C1 की इक्वेशन लिख रहा हूँ। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। तो जब मैं C1 की इक्वेशन लिखने चला तो क्या आप सब इस बात से सहमत हैं कि C1 की इक्वेशन है ना x माइनस x1, तो x माइनस a अपॉन कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा? x माइनस a अपॉन कॉस थीटा। आप चाहें तो इसे सेक थीटा भी लिख सकते थे ताकि आपका प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता और इस तरीके से आप सोच पाते। और x माइनस x2 यानी x माइनस a कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा? x माइनस a कॉस थीटा। और सिमिलरली आप ध्यान से देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप सब ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो y माइनस y1 y minus y2, so y minus 0 into y minus 0, that is clearly turning out to be y square is equal to 0। ये आपकी आ रही है इस सर्कल की इक्वेशन। सर सारी बातें छोड़ो, क्या आप ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन जानते हो? हम क्यों नहीं कह सकते ये जो ऑक्सिलरी सर्कल है सर ये तो हम जानते हैं, ये क्या है भाई? ये तो हम शुरुआत से जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो हम शुरुआत से पढ़ते आए, ये बात तो हमें हमेशा से पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो हमने क्या एक सिंपल सी प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब अगर मैंने दोनों सर्कल्स की इक्वेशंस को वर्कआउट कर लिया तो सर अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं तो हम ये कंडीशन जानते हैं कि उनके लिए मैं जानता हूँ अगर एक सर्कल का g है और एक सर्कल में g डैश है, दूसरे सर्कल में अगर f है और दूसरे सर्कल पहले सर्कल में f है और दूसरे सर्कल में f डैश है, पहले सर्कल में c है और दूसरे सर्कल में c डैश है, तो हम ये जानते हैं
अगर G1 G2 की तरह भी ट्रीट करना था तो कर लेते, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 जो होता है वो C1 प्लस C2 के इक्वल होता है। यहाँ पर मैं उन्हें C और C डैश डिनोट करने जा रहा हूँ। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। अगर मैं ये बात आपसे पूछूं तो यहाँ पर से C2 के लिए आप G और F क्या निकालोगे? सर C2 के लिए F और G बहुत सॉर्टेड से हैं, ध्यान से देखो। अगर G और F की बात करूँ तो कोई X टर्म है ही नहीं, मतलब 2gx प्लस 2fy जैसे टर्म्स नहीं है, तो G और F यहाँ से क्या आ रहे हैं? 0। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? ए स्क्वायर को इधर ले आए तो वो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो वहां से सी की वैल्यू कितनी आएगी? सर वो होगी माइनस ए स्क्वायर। तो जी एफ और सी जब हमने यहाँ से निकाले तो ये आए। इसी तरीके से अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लूँ थोड़ा, आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं लग रहा है तो मत करिए। मैं कह रहा हूँ इसे ऐसा भी रखोगे तो भी कर सकते हो, बट चाहो अगर लग रहा है सिंप्लीफाई करना तो करो। देखो आप क्या करोगे, एक्स इंटू एक्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर ऑलरेडी है। अब ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा काम है, एवरीवन पे अटेंशन। ये होगा आपका माइनस ए टाइम्स कॉस थीटा, माइनस ए अपॉन कॉस थीटा टाइम्स एक्स, है ना। तो कितना हो जाएगा, मैं इस एक्स वाली टर्म को, और ध्यान से देखना, माइनस ए कॉस थीटा टाइम्स एक्स, इससे दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेते हुए क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिखेगा सर, ये होगा ए अपॉन कॉस थीटा प्लस, गौर से देखो, ये होगा ए कॉस थीटा, और आपको जो बचा हुआ टर्म मिलेगा वो क्या, इसके साथ ये x था, इसके साथ ये x था, तो ये x कॉमन। इसके अलावा मेरे ख्याल से इसमें कुछ और नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ और तो मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब अगर इसमें मैं आपसे पूछता g डैश, f डैश और c डैश, तो ये होता है 2gx। तो अगर मैं इसका, अगर यहाँ से g डैश निकालूँ तो आई होप आप समझ पा रहे हो, इसका हाफ, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं g डैश निकालता हूँ तो g डैश कितना आता है, देखो ध्यान से, g डैश जो आपका आता है वो आता है a अपॉन कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा। इसका ये नेगेटिव साइन तो लगना तय है, और इसका क्या, हाफ। या आपका आता है g डैश। क्या आप मुझे बता सकते हो f डैश कितना होगा? सर f डैश वैसे ही निकालने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है तो निकालो। f डैश कितना आता है? सर f डैश यहाँ पे टेक्निकली आ रहा है, बस मैंने एक पार्ट इंटरसेक्ट नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया। मुझे जो अभी रियलाइज हुआ वो ये कि सर आपने एक चीज़ मल्टीप्लाई नहीं की, इसको भी तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, g डैश कुछ भी आ जाए, कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ रहा, सुनिएगा ध्यान से, f डैश कुछ भी आ जाए, वैसे f डैश 0 ही है क्योंकि y वाली टर्म नहीं है। और अगर मैं आपसे c डैश की बात करूँ तो c डैश कितना आ रहा है, a स्क्वायर। अब अगर मैं इसे ऑर्थोगोनल प्रूव करना चाह रहा हूँ तो कंडीशन क्या है, 2g डैश। सो g डैश कुछ भी हो, आप g देख पा रहे हो 0 है, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 2 इंटू 0 इंटू समथिंग, जिसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई होप आप समझ पा रहे हो। ये है 2, यहाँ पे f भी 0 है, f डैश भी 0 है, तो ये तो 0 ही है। तो शैला से LHS पूरा 0 आ रहा है, पर आपने c और c डैश निकाले क्या? देखो भाई कोशिश करते हैं। c जो है सर वो है माइनस ए स्क्वायर, तो c कितना आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर, और c डैश कितना आ रहा है, सो c डैश आ रहा है प्लस ए स्क्वायर, तो c डैश कितना आ रहा है, प्लस ए स्क्वायर। और अगर मैं चीज़ें सिंप्लीफाई होती हुई देखूं तो ये पूरा 0 हो रहा है और उस तरफ भी 0 हो रहा है, मतलब हाँ सर आपने जो कंडीशन चेक की दो सर्कल्स के ऑर्थोगोनल होने की, 2g डैश प्लस 2f डैश जो होता है वो c डैश, c प्लस c डैश के, या फिर अगर g1 g2 में f1 f2 और c1 c2 में सोचना चाहो तो हम देखते आए हैं प्रॉपर्टी जो हमने सर्कल्स के ऑर्थोगोनल होने वाले केस में पढ़ा था, 2 टाइम्स g1 प्लस g2 प्लस 2 टाइम्स f1 प्लस f2 इज ऑलवेज इक्वल टू c1 प्लस c2। बस ये कंडीशन याद रखिएगा जो कि हमने दो सर्कल्स के ऑर्थोगोनल होने वाले केस में पढ़ी थी, अगर आप भूले नहीं हो तो। अब आप देख रहे हो बात निकली थी इलिप्स पर से, बात निकली थी इलिप्स पर से, वो आपको लेके चला गया सर्कल्स पर। आपसे बस इतना सा पूछा कि इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन बनाओ, और टेंजेंट से आप पहुंचे दो सर्कल्स पर, और उन सर्कल्स में भी उसने ऑर्थोगोनैलिटी चेक करवा ली। और ये कंडीशन हमने पढ़ी है सर्कल चैप्टर के वक्त, जहां हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर दो सर्कल्स आपके परपेंडिकुलर हैं यानी ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर का मतलब ये है, तो g1 g2 प्लस f1 f2 आपका c1 प्लस c2 बाई 2 के इक्वल होता है। याद है ये बात? बस यही डिस्कशन इस क्वेश्चन में होना था। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप पिछला क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लली समझ आया। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सुनना ध्यान से, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस एलिप्स। तो इस एलिप्स पर एक पॉइंट है वेयर द कॉमन टेंजेंट टू इट एंड द सर्कल टच। वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि वो पॉइंट जहां पर आपकी इसकी और इसकी जो कॉमन टेंजेंट टच करती है।
तो अगर सर वो दोनों की कॉमन टेंजेंट है तो मेरे ख्याल से मैं इस पे भी और इस पे भी वो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ। और आपको पूरी कहानी याद है कि सर इलिप्स की टेंजेंट की तो डिस्कशन हमने किया ही है, क्या सर्कल की टेंजेंट को लेकर मुझे कुछ आपको बातें याद दिलाने की जरूरत है? सर या तो टेंजेंट के थ्रू सोच लो, या फिर वो अगर सर्कल की टेंजेंट है तो हमने तो उसमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो हमें बहुत अच्छे से आता है। अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको जरूर याद दिलाऊंगा, पर आपको याद होना चाहिए कि सर्कल की अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो सर बहुत मजेदार सा वाक्य होता है जिसके थ्रू आप उस क्वेश्चन को वहीं खत्म कर सकते हो। याद करो, पहले तो छोड़ो, उस बात पे आएंगे हम कि अगर कोई लाइन सर्कल की टेंजेंट है तो क्या सोचते थे। अगर इस इलिप्स की एक टेंजेंट में ड्रॉ करूं, सर पहले इस इलिप्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कोशिश करो। आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाने वाला है x² अपॉन, शैल आई से 256 16 का स्क्वायर होता है क्या? हाँ सर होता है, क्योंकि 256 का डबल 512 होता है। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सही बोल रहा हूँ, है ना। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। तो 256 डिनोमिनेटर में आए तो ये 16 ने 256 को इस तरीके से डिवाइड किया। 256 11 से डिविजिबल है क्या? ट्राई करके देख लो। 11 का डबल 22, रिमाइंडर 3। प्रॉब्लम आ जाएगी तो नहीं डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पर इसे लिख रहा हूँ y² अपॉन, ध्यान से देखना, इसे मैं लिख रहा हूँ 256 अपॉन 11। यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी हो जा रहा है, बट ठीक है, उसने जैसा दिया वैसा करेंगे। आई होप मैं अगर ऐसा लिखूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने इलिप्स को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया है, जो कि आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सीन नहीं होना चाहिए। इस इलिप्स पे अगर मैं 2 पॉइंट्स मानूं, है ना, एक पॉइंट मानता हूं अभी फिलहाल, तो इस पॉइंट को अगर मैं लेता हूं तो मैं इसको पैरामीट्रिकली ले रहा हूं a cos थीटा, b sin थीटा। तो वो क्या हो जाएगा सर? a आपका है 16, तो ये हो जाएगा 16 cos थीटा, b sin थीटा यानी कितना? 256 अपॉन 11 टाइम्स कितना? sin थीटा। अब आप मेरी बस ये बात निकालने में, ये टर्म फिगर आउट करने में हेल्प करिए कि सर इस एलिप्स के इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। आप चाहते तो यहाँ से भी लिख लेते, कोई बहुत विशेष बात नहीं होती। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। बस मैं उसमें पैरामीटर के लिए चीज़ें सोचना चाह रहा था x1 y1 के अलावा, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप चाहते तो वैसे भी कर लेते। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि x1 y1 में मेरे पास 2 वेरिएबल्स रहते। अब जब पैरामीट्रिकली कर लिया तो मेरे पास एक ही वेरिएबल है थीटा, जिसके थ्रू मैं ज़्यादा आसानी से, थोड़ी शायद कम मेहनत में चीज़ें फिगर आउट कर लूँगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही? सुनिएगा ध्यान से। आप एक बात बताओ, इस एलिप्स की इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन, है ना, तो अगर वो जो है आपकी इस एलिप्स की इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट तो होती है x(x1), तो कितना हो जाएगा 16 cos थीटा इंटू x अपॉन 16। तो 16 से 16 कैंसिल। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट, है ना। तो कितना हो जाएगा? मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। मैंने कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत अजीब सी गड़बड़ की है कि आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये आपके a और b नहीं होंगे, a और b तो कुछ और होंगे। ये जस्ट मुझे अभी रियलाइज़ हुआ, क्योंकि टेक्निकली ये आपका a² है और ये आपका b² है। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट, है ना। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 11² आएगा। क्या मैंने ऐसा लिखा तो कोई आपत्ति तो नहीं है? इसको थोड़ा और मैं ठीक करता हूँ, ध्यान से सुनना। 256 क्या होता है? 16²। तो मैं इसे 16 अपॉन 11 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? तो मैं इसे लिखता हूँ 16 अपॉन 11 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको बस अभी रियलाइज हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंटली इसे समझना। ये है 16 अपॉन 11 का होल स्क्वायर, और ये है 16, जिससे क्या मैं थोड़ी देर के लिए 4 का स्क्वायर लिखूँ तो आपको चलेगा? हाँ सर चलेगा। अब आपको a और b नजर आ रहे हैं, तो ये होगा a cos थीटा यानी 4 और b sin थीटा यानी 16 अपॉन 11 sin थीटा। आई होप अब आप इस बात से सहमत हैं, है ना। बस ये रश में आप ऐसी गलती मत करिएगा जो जस्ट अभी मुझसे हुई। अब अगर मैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालता हूँ, सर सीधी सी बात है, x(x1) मतलब x 4 cos थीटा अपॉन a², है ना। तो 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा क्या? ये बात हमने डिस्कस की है, cos थीटा टाइम्स x अपॉन 4। क्या आपको ये बात याद है? इसी बेसिस पर मैं ये भी कह सकता हूँ y(y1), तो 16 अपॉन 11 से 1 कैंसिल, तो बचेगा sin थीटा इंटू y अपॉन 16 अपॉन 11। तो वो कितना बचेगा? वो बचेगा sin थीटा इंटू y अपॉन 16 अपॉन 11। शैल आई से उसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास ऐसा लिख दूँ तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है? इज इक्वल टू, क्लियरली ये 1 तो 1 है। अब आप ये बात याद करो जो हमने कितनी बार पढ़ी है सर्कल्स में, जब जब टेंजेंट की बात निकली है, कि अगर कोई लाइन, ये जो लाइन है ये कॉमन टेंजेंट है। आपको रियलाइज हो रही है बात, कॉमन टेंजेंट। अगर ये लाइन इस सर्कल की भी टेंजेंट है, ये जो लाइन है जो कि हमने इस एलिप्स की टेंजेंट बताई है, ये लाइन इस सर्कल की भी टेंजेंट है, तो क्या? छोड़ो सारी बातें, सर्कल बताओ। सर्कल क्या है सर? सर्कल है आपका x² प्लस y²
प्लस 2x है ना, आई थिंक प्लस 2x ही था, सॉरी माइनस 2x, ये है टेक्निकली माइनस 2x और इक्वल टू 15 लगा हुआ है। 15 को मैं इधर ले आता हूँ तो कितना हो जाता है, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके सर्कल की इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात। इस सर्कल का सेंटर बता सकते हो आप लोग बहुत आराम से सर, इसका नेगेटिव हाफ, तो माइनस 2 का नेगेटिव प्लस 2 का हाफ 1, y कोऑर्डिनेट है नहीं तो वो कितना हो जाएगा 0। इस सर्कल का सेंटर है 1,0। अच्छा सर इस सर्कल की रेडियस बता सकते हो क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 1 माइनस माइनस 15 यानी 1 प्लस 16 और 16 का अंडर रूट 4 है ना, तो इसकी रेडियस कितनी आती है 4। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो आता है -1,0 और इसकी जो रेडियस आती है वो कितनी आती है 4। ये क्यों निकाल रहे हो सर, एक बात सोच के बताओ, अगर इस सर्कल जिसका सेंटर और रेडियस मुझे पता है, जहाँ से इस लाइन पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो कि इसकी टेंजेंट है, वो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, वो परपेंडिकुलर की लेंथ सर उसकी रेडियस के इक्वल होगी। यानी मैं 0,1 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूँ। आई होप आप मेरी बात अब समझ पा रहे हो, जो मैं कहना समझाना इतनी देर से आपको बोलना चाह रहा हूँ। अगर 0,1 से डिस्टेंस निकाली तो देखो ax है ना, मतलब 0 इंटू दिस, सॉरी 0,1 नहीं 1,0 आई बिलीव, यस, तो 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन 4 प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0 और ये आ जाएगा आपका -1 और इस पर आप क्या लगाओगे, मॉड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हो, तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 16 है ना, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 16, ये कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 16। आई होप बहुत प्रॉब्लमेटिक आपको नहीं लग रही है पार्ट, प्लस इसका स्क्वायर, तो एक क्लियर सी बात है सर 11/16 का होल स्क्वायर है ना, क्लियर सी बात है, हम निकालते हुए आए हैं। मैं इसे अगर चाहूँ तो ऐसा ही लिख लूँ क्या, मैंने फिर एक गड़बड़ कर दी है, मैं इसे हाथों हाथ ठीक कर रहा हूँ, मुझे वो 11 स्क्वायर लगा था, मैं यहाँ पर अंडर रूट लगा ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं इसको डिवीजन का साइन बनाता हूँ, ये से अंडर रूट बनाता हूँ है ना, यहाँ पर इसे अंडर रूट बना लेता हूँ, यहाँ पर इसे अंडर रूट बना लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और कहीं तो हमने कोई चीज़ नहीं किया है ना, बस मैंने 11 को पता नहीं क्यों 11 स्क्वायर समझ लिया था वाई स्क्वायर की वजह से, तो अंडर रूट 11 बनेगा टेक्निकली और कोई बहुत विशेष फर्क नहीं आ रहा है। अब सुनना, 11/16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका, मतलब अंडर रूट 11/16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11/256 है ना, तो यह आ जाएगा क्या 11 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 256, ये कितना हो जाएगा भाई 256। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक छोटा सा काम और करिएगा, इसके ऊपर आप अंडर रूट लगाएंगे, जिससे मैं किससे नोट कर देता हूँ 1/2 से, पावर 1/2 से, और ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगी, ये आपके 1,0 की इस लाइन जो कि इसकी टेंजेंट थी उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि आपके इस सर्कल की रेडियस के इक्वल होगी। यानी इस वैल्यू को मैं किसके इक्वल रखूंगा 4 के, मैं रख दूंगा, पर पहले में से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ क्या। आई होप आपको ऑपरेशन समझ आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, पर पहले मैं थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं तो मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा सा रख के अभी लिखता हूँ। देखो अगर मैं न्यूमरेटर में 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिनोमिनेटर में भी 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो शलाई से सर ये हो जाएगा आपका 256, कोई परेशानी तो नहीं। अब सुनना ध्यान से, ये है 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा है ना, मैं इस पूरे पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में जो होगा वो होगा सर कॉस थीटा -1, इस पर आपने लगाया मॉड डिवाइडेड बाय 4 इंटू, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल सा काम है, बहुत ध्यान से देखना सर। डिनोमिनेटर में देखो चीज़ें सिंपल हैं, अगर आपको ठीक से दिखें तो 256 बहुत बढ़िया, एलसीएम 256 का अंडर रूट लिया 16, तो 16 बाहर आया और ये P अपॉन Q है, ये उधर आएगा तो Q अपॉन P आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ है। तो 256 का अंडर रूट 16 न्यूमरेटर में आएगा है ना, तो मैं यहाँ पर 16 यहाँ लिख लेता हूँ। और डिनोमिनेटर में क्या रहा है, इससे थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको एक बहुत मजेदार सी चीज दिखेगी। 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन स्क्वायर, 11 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा, और वहां से अगर मैं 11 कॉमन ले लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो ये होगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11। कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बनेगा 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11, ऑल्दो आप भूलिएगा मत, इसकी पावर आप क्या लेंगे 1/2, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये इसकी रेडियस 4 के इक्वल है। मुझे ऑनेस्टली बताइए
यहाँ तक जो हमने पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किया है, इसमें किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछो। आई थिंक अभी तक तो चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी चली आ रही है, जहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन होने का चांस नहीं बन रहा है। अब आप क्या करने वाले हो सर? अब मेरा कहना है अब सिंप्लीफाई करने का वक्त आ गया, अब हम चीज़ें एडजस्ट करेंगे, है ना। अगर अब मैं सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। मैं एक छोटा सा काम करता हूं सर, आप गौर से देखो। आप क्या इस 16 को इस 4 से 4 टाइम्स और इस 4 से कैंसिल होते देख पा रहे हो? एक छोटा सा काम और, मुझे यहाँ पर दिख रहा है cos थीटा -1 इनसाइड अ मॉड, और इस वाले पार्ट को मैं उस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो हो जाता है 5 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 की पावर क्या, 1/2। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पर से अंडर रूट हट जाएगा। आई होप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं हो रहा है सर। इसका स्क्वायर आप क्या लिखोगे? अगर मैंने इसका स्क्वायर लिखना चाहा तो ये क्या हो जाएगा सर, ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कितना, 2 cos थीटा। राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है सर? वो लिखा है 5 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस 11। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है, जो पार्ट बहुत ट्रिकी सा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, वो आसान अब फाइनली बन रहा है। अब देखो भाई, पूरे पार्ट को उधर उठा के ले जा रहा हूँ, तो 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना बना के देगा? ये आपको बना के देगा 4 cos स्क्वायर थीटा। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है। तो पहले तो आपको क्या दिखेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? क्या पार्ट आपको दिख रहा है? दूसरी बात, -2 cos थीटा वहाँ जाएगा तो कितना बच जाएगा सर? वो बचेगा +2 cos थीटा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्या दिखेगी आपको, +2 cos थीटा। और आपको क्या दिख रहा है सर? ध्यान से देखो। अगर मैं एक और चीज़ आपसे नोटिस करने को कहूँ तो गौर फरमाएं, 1 वहाँ गया तो 11 - 1 कितना सर? वो हो जाता है 10, है ना। तो कितना हो जाता है, +10 आई बिलीव, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। अब सर आप थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आप 2 कॉमन ले लो तो क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसके रूट निकालूं, क्वाड्रेटिक में से ट्रीट करते हो इसके रूट्स, तो आप क्या कहोगे? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनना। 5 × 2 10, बिल्कुल सही बात है सर। दो टर्म्स जिनका प्रोडक्ट 10 हो वो 5 और 2 ही होते हैं, और उनका सम 1 हो, गड़बड़ हो जाएगी। हम श्रीधर आचार्य लगाते हैं। तो cos थीटा क्या निकलेगा सर? cos थीटा जो आएगा वो होगा -b यानी -1 प्लस माइनस √b² 1 -4ac। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, अगर मैंने कहीं कोई एरर नहीं किया है तो मैं एक बार बस क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मैंने कुछ तो गड़बड़ नहीं किया ना। बस एक बार क्रॉस चेक करने दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि -4ac तो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि फिर ये नेगेटिव बन जाएगा और इसके रूट्स नहीं निकलेंगे। बस इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो ये क्या निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स? इस वाले पार्ट में आपको कहीं पर भी कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? क्योंकि मुझे ये क्वाड्रेटिक थोड़ी सही नहीं लग रही है ना। मैंने कहीं तो कुछ गलत लिखा है, कहीं पर तो कुछ गलती मैं कर रहा हूँ। अगर मैं देख पाऊँ तो मैंने एक गड़बड़ की स्टूडेंट्स, देखो। हाँ, cos थीटा अपॉन 4 - 1, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सर आपने गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ ये होगी भाई कि cos थीटा -4 होगा। आपको नज़र आ रही है बात? तो ये भी होगा cos थीटा -4, यानी यहाँ पर ये कितना होगा सर? ये होगा प्लस आपका 16, और यहाँ पे जब ये 4 है तो ये -2 cos थीटा नहीं होगा, ये होगा 2ab, यानी 4 × 2 8, तो ये होगा -8 cos थीटा। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। अब अगर मैं चीज़ें करेक्ट करता हूँ तो अब आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये तो क्लियर सी बात है 4 cos स्क्वायर थीटा बनेगा। लेट मी जस्ट रेक्टिफाई दिस मिस्टेक स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ पा रहे हो। हमने एक 4 लिखना भूल गए थे, जिसकी वजह से पूरा एरर आया है। तो ये तो है 4 cos स्क्वायर थीटा। अब सुनना, -8 cos थीटा उधर गया तो कितना हो जाएगा सर? ये होगा आपका +8 cos थीटा, है ना। तो ये होगा आपका +8 cos थीटा। और क्या बच रहा है? ध्यान से नोटिस करिए। एक और पार्ट बच रहा है सर, 11 में से 16 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो। 16 वहाँ गया तो 11 - 16, ध्यान से देखो सर। सीधी सी बात है, आई थिंक 5, लेकिन -5, कुछ और तो अब गड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम। तो ये कितना होगा? 5 बट विद -5। तो टेक्निकली ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है, ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक बन रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो। मेरा कहना है अगर यहाँ पर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करूँ तो बात बन जाएगी क्या? कोशिश करके देखते हैं सर। यहाँ पर तो बात बननी चाहिए, क्योंकि मुझे एक छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है। देखो ध्यान से सुनना, 5 × 4 20, है ना। 5 × 4 कितना? 20। तो प्रोडक्ट चाहिए 20 और सम कितना चाहिए? 8। ध्यान से सुनना, सम कितना चाहिए? 8। कैसे सोच सकते हैं स्टूडेंट्स? अगर प्रोडक्ट चाहिए 20, जैसे प्रोडक्ट क्या चाहिए? 20 और सम चाहिए 8। 20 क्या है सर? 20 है 5 × 4।
5 इंटू 4 को ध्यान से देखना, हम खत्म कर सकते हैं। 10 और 2 में अगर मैं लिखूं तो सर शायद बात बन जाए, और बिल्कुल बात बनेगी अगर मैं 10 और 2 में लिखूं इससे। तो क्या बनता है सर, ये बनता है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 20 मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं इसे लिखूंगा क्या, मैं इसे लिखूंगा प्लस, है ना, 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हमने कोई बड़ा विशेष बदलाव नहीं लाए, बस हमने चीज़ों को एडजस्ट किया इस तरीके से ताकि यहाँ से अगर मैं 2 cos थीटा कॉमन लेता हूँ तो देखो क्या बचेगा सर, ये बचेगा आपका कितना, 2 cos थीटा। अगर आपने 2 cos थीटा कॉमन लिया और 2 cos थीटा यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 5। डू यू ऑल एग्री विद दिस? जो भी हमने किया बहुत बढ़िया। अब हमने काम किया, हमें क्या चाहिए, हमें 2 cos थीटा प्लस 5 वहाँ भी चाहिए, तो वहाँ से -1 कॉमन ले लिया, तो 2 cos थीटा हमने यहाँ से कॉमन लिया ही था, यहाँ से -1 कॉमन लिया। अब आप एक छोटी सी बात पर गौर फरमाएं, आपको रिजल्ट दिखेगा क्या, ये अगर 0 के इक्वल रखा तो cos थीटा आता है आपका -5/2। यू टेल मी, क्या cos थीटा -5/2 हो सकता है? सर cos थीटा -1 से 1 के बीच होता है, ये -2.5 चला गया, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, cos थीटा की वैल्यू 1/2। cos थीटा की वैल्यू 1/2 का क्या मतलब सर, इससे आपकी बात खत्म हो जाएगी, ये क्वेश्चन आप क्रैक कर लेंगे। उसने क्या पूछा था, वो पॉइंट, cos थीटा पता चल गया है, sin थीटा पता कर सकते हैं क्या सर, बहुत आराम सी बात है। cos थीटा आपका कितना आ रहा है 1/2, अगर यहाँ से मैं sin थीटा फिगर आउट करना चाहूँ तो क्या √1 - sin स्क्वायर थीटा वाला 1 - cos स्क्वायर थीटा वाला अप्रोच या फॉर्मूला यूज कर लो, बिल्कुल कर लो। तो अगर मैं sin थीटा निकालना चाहूँ, अब देख पा रहे हो ना, cos थीटा 1/2 यानी कितना 60 डिग्री, तो sin 60 कितना होता है √3/2। तो अगर मैं यहाँ से आपको बस इसे निकालना चाहूँ तो sin थीटा कितना होगा √3/2। यह आपका क्या है cos 60 1/2, तो sin 60 कितना होगा √3/2। तो cos थीटा और sin थीटा पता चल गए। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? शायद हो गया है, अगर आप मेरी बात सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो। 4 टाइम्स cos थीटा, ये आपका पॉइंट था जिस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की थी, दोनों की कॉमन टेंजेंट। तो जो टेक्निकली पॉइंट आपका आ रहा है वो क्या, 4 cos थीटा। 4 cos थीटा यानी 4 × 1/2, 4 × 1/2 यानी 2, 16/√11, 16/√11 इंटू √3/2, और इसमें शायद स्कोप कम है। 16 को जब 2 से डिवाइड किया तो वो हो जाएगा 8, है ना, तो न्यूमरेटर में मुझे दिखेगा 8 और √3 है ना, तो √3 तो है ही, और बाई 2 ने उसको कैंसिल किया तो ये 11। तो टेक्निकली आपका जो पॉइंट आ रहा होगा वो क्या होगा सर, 2, 8 × √3/√11, जो कि आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उस कॉमन टेंजेंट का, जो कि इन दोनों की इक्वेशन में आएगा। लेकिन बस एक छोटी सी गड़बड़ आप मिस कर रहे हो, एक छोटी सी गड़बड़ आप मिस कर रहे हो। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। जब cos थीटा 1/2 था, मैं इस फॉर्मूले से आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। सर आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, ये होता है 1। आई होप आपको ये बात पता है। यहाँ से अगर मैं आपसे sin थीटा पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, sin थीटा होगा प्लस माइनस √1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? जब cos थीटा 1/2 आप यहाँ रखोगे तो ये आएगा आपका कुछ इस तरीके से। जब आप cos थीटा कुछ इस तरीके से रखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। जब आप √3/2 यहाँ रखोगे तो ये टेक्निकली आपका आएगा प्लस माइनस 8√3/√11। यानी टेक्निकली आपके 2 पॉइंट्स आएंगे जो पर आपकी कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी, यानी कि एक 2, 8√3/√11 पर, और एक 2, -8√3/√11 पर। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? सर बड़ी सिंपल सी आसान सी बातें हैं जो हमने अभी फिलहाल सीखी, और मेरे ख्याल से ये पूरा क्वेश्चन बहुत प्रॉपर से मैनर में समझ आया होगा, और एक अच्छी क्लैरिटी आपने डेवलप की जिसने वापस आपको रिकॉल करवाया इलिप्स की टेंजेंट, और वही टेंजेंट अगर कॉमन टेंजेंट है किसके साथ, आपके सर्कल के साथ, तो सर्कल का कंसेप्ट। तो एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन लिखना जानते हैं, उससे हम सर्कल की टेंजेंट पर पहुंचे। सर्कल की टेंजेंट की प्रॉपर्टी जहां दिखनी है वहां कोशिश करो, यही अप्लाई करो कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होती है, और वहां से आपकी बात बन जाएगी। और वहीं से हमने थोड़ा क्वाड्रेटिक भी अप्लाई कर दिया, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को वर्कआउट किया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक और बेहतरीन, काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन जिसे अब हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के एक एक पार्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं, जहाँ पे बात शुरू हो रही है कंसिडर एन एलिप्स। सर पहले इस एलिप्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें क्या? बिल्कुल कर लेते हैं। तो एलिप्स को अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो देखो क्या बन रहा है, ये बन जा रहा है x² अपॉन, ध्यान से देखना, मैं a को इधर लाया तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4α प्लस ये हो जाएगा y² अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफिकेशन का इसमें स्कोप देख पा रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या मैं इस 4α वाले पार्ट को ऐसा लिख सकता हूँ, गौर से देखो, x² अपॉन 4α को 2√α का होल स्क्वायर प्लस
इस अल्फा को रूट अल्फा का होल स्क्वायर। सर इतना घुमा के आप चीज़ों को क्यों लिख रहे हो, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, आप रियलाइज़ कर पाएंगे जो मैं आपको बना के देना चाह रहा हूँ। तो ये इलिप्स आपका बन रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड इलिप्स। बढ़िया, अब सुनते जाइएगा। सर पैराबोला भी आपके पास, पैराबोला क्या, पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। क्या मैं इसे 4 इंटू 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ? अच्छी बात है। अब सुनना, इस इलिप्स की अल्फा पैरामीटर है, जो भी है देखेंगे बाद में, और पैराबोला इसकी है ना एक कॉमन टेंजेंट है, तो इन दोनों की कॉमन टेंजेंट, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने देखा सर्कल और इलिप्स की कॉमन टेंजेंट थी, यहाँ पे उसने पैराबोला और इलिप्स की कॉमन टेंजेंट कर दिया। सर पहले तो ना मैं इन दोनों की टेंजेंट तक पहुंचना चाह रहा हूँ, तो सोच के देखो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, स्लोप फॉर्म में लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ लेट्स से पैरामेट्रिकली, है ना, तो पैरामेट्रिकली हमारे पास पॉइंट क्या होता है सर, वो होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280। अगर ये पॉइंट है आपका पैरामीटर 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो इस पैराबोला की अगर मैं स्लोप फॉर्म में लिखूं, चलो मैं स्लोप से ही आपको लेकर आता हूं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी जो होता है वो a बाई एम के इक्वल होता है, याद है। हम जानते हैं सर रिलेशन पैरामीटर और इस m में यानी स्लोप में जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। इनकेस आपको पैरामीट्रिक वर्जन नहीं याद है तो कैसे जाना है, बस मैं वो सिखाना चाह रहा हूँ, है ना। m की जगह आप 1/t रख देते हो तो y कितना हो जाता है, y हो जाता है x अपॉन t प्लस ये कितना हो जाता है 80। इसे थोड़ा और अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा सर, इसे मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, तो ये हो जाता है आपका टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। इसे थोड़ा और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगी एक्स माइनस कितना टी वाई प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो सर आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके इस पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है जो कि आपने इस पॉइंट पर ड्रॉ की है। बहुत बढ़िया, सॉर्टेड सी कहानी है, कोई तकलीफ कोई दिक्कत तो नहीं है। सर सुनना ध्यान से, मैं इस पर भी 2 पॉइंट्स मान सकता हूँ क्या, जैसे पैराबोला पे हमने 2 पॉइंट लिए, क्या इस पर भी 2 पॉइंट्स लिए जा सकते हैं? बहुत आराम से सोचे जा सकते हैं। वो 2 पॉइंट्स क्या होंगे सोच के देखना। सर वो जो पॉइंट्स होंगे वो क्लियर सी बात है, अगर उन 2 पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करूँ तो होते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप सोच के देखो। ए कॉस थीटा मतलब क्या, 2 रूट अल्फा टाइम्स कॉस थीटा। आप समझ पा रहे हो? आई होप इस बात को डाइजेस्ट करने में कोई परेशानी नहीं। और बी साइन थीटा वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा अंडर रूट अल्फा साइन थीटा। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब सुनना ध्यान से, उसने बोला इस इलिप्स पर आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए और इस पैराबोला के इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किए, और टेक्निकली वो कॉमन टेंजेंट है। मतलब कॉमन टेंजेंट है मतलब वो इस पैराबोला की भी टेंजेंट है और वो इस इलिप्स की भी टेंजेंट है। बाय द वे पैराबोला की तो टेंजेंट निकाल ली हमने, क्या मैं इलिप्स की भी टेंजेंट निकाल सकता हूँ? कोशिश करते हैं। तो मैं इस पॉइंट पर इस इलिप्स की ड्रॉ की गई टेंजेंट की इक्वेशन जानता हूँ, x(x1) प्लस y(y1), मतलब x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन y स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 0 से निकालता हूँ, जो कि आपके x1 और y1 है। आई होप आप भूले नहीं हो, है ना। अगर मैं बात करूँ यहीं से सोच के देखना, x(x1) तो 2 रूट अल्फा से 2 रूट अल्फा एक वाला पार्ट कैंसिल, तो ये बचेगा cos थीटा टाइम्स x अपॉन 2 रूट अल्फा। क्या आप एग्री करते हो? तो ये क्या मिलेगा सर, ये आपको टेंजेंट की जो इक्वेशन देगा वो होगा cos थीटा अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट अल्फा टाइम्स x प्लस y(y1). तो y(y1) में भी आप देख लो ध्यान से क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, रूट अल्फा साइन थीटा इंटू वाई अपॉन रूट अल्फा का स्क्वायर, एक रूट अल्फा कैंसिल, तो रूट अल्फा टाइम्स साइन थीटा अपॉन वाई अपॉन एक सेकंड, रूट अल्फा से रूट अल्फा कैंसिल, तो साइन थीटा टाइम्स वाई अपॉन रूट अल्फा, है ना। तो ये क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन रूट अल्फा टाइम्स वाई, और इज इक्वल टू 1 दिखेगा, उसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो इलिप्स की टेंजेंट है और जो ये इसकी टेंजेंट क्या है, x माइनस टी वाई प्लस 80 स्क्वायर। अच्छा, पैराबोला की टेंजेंट क्या है, x माइनस टी वाई प्लस 80 स्क्वायर। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ आप गौर करिए, उसने कहा ये कॉमन टेंजेंट है, तो इलिप्स के अकॉर्डिंग ये टेंजेंट है, पैराबोला के अकॉर्डिंग ये टेंजेंट है, जो कि कॉमन एक सिंगल लाइन की इक्वेशन है। तो ये दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए, ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये दोनों अगर आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं तो सर x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के रेशियोज इक्वल होंगे। तो x के कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखो, cos थीटा अपॉन 2 रूट अल्फा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos थीटा अपॉन 2 रूट अल्फा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? cos थीटा अपॉन 2 रूट अल्फा अपॉन 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, विल बी इक्वल टू, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, साइन थीटा अपॉन रूट अल्फा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा अपॉन माइनस टी, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ ले लेता हूँ
और टी यहाँ ले लेता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा, सिमिलरली अगर यहाँ पर लिखूँ तो ये रेशो क्या है सर, ये है -1 अपॉन ए टी स्क्वायर। अच्छा बाय द वे बस मैं एक गड़बड़ कर दे रहा हूँ, मैंने पता नहीं क्यों अभी तक ए क्यों लिख रखा है, मैंने बस एक गड़बड़ ये की, ए तो हम जानते हैं ना ए कितना है 2, तो सर क्या मैं ए को 2 से रिप्लेस करूँ तो चलेगा क्या? आई थिंक अगर मैं ए को 2 से रिप्लेस कर दूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी मैं इस ए को 2 से और यहाँ भी मैं इस ए को 2 से रिप्लेस करने वाला हूँ, है ना, चलेगा? तो हो जाएगा सर आपका प्लस 2t स्क्वायर और ये भी हो जाएगा आपका प्लस 2t स्क्वायर। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही। और इवन आप यहाँ पे भी लिखना चाहते तो आप इसे 80 स्क्वायर कॉमा 280 जो लिख रहे थे, जो पॉइंट आपने लिया था ए यानी 2, तो ये था टेक्निकली 2t स्क्वायर कॉमा 280 यानी क्या 4t। कोई डाउट, कोई परेशानी? आई थिंक बहुत सॉर्टेड सी बातें हैं जो कि बहुत प्रॉपर से मैनर में आपको समझ आ रही हैं। 2t स्क्वायर कॉमा 4t, डू यू ऑल एग्री विद दिस? कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं किया? बस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। इसी बेसिस पे है ना, मैं ए की वैल्यू यहाँ से भी 2 रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2t स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप 2 रख दीजिए, बस एक छोटा सा पार्ट जिससे मैं ए चलाता आ रहा था, टेक्निकली 2 है, कहीं और तो ए नहीं है। आई थिंक हमने सही लिखा है, बस एक बार मुझे क्रॉस चेक कर लेने दीजिए, कोई स्कोप हमने गलती का तो नहीं छोड़ा है, नहीं है। अब सुनना ध्यान से, मेरा आपसे कहना है, यहाँ से थोड़े मैं रिलेशंस एस्टैब्लिश करता हूँ, एक बार इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, एक बार इन दोनों को इक्वेट करता हूँ। जब इसे और इसे इक्वेट किया, जब इसे और इसे इक्वेट किया, तो शैलाई से सर अगर आप इसे और इसे इक्वेट करते हो तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, डू यू ऑल एग्री विद दैट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस अल्फा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा -1 अपॉन टी स्क्वायर की इक्वल है। तो मैं यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर आ रहा हूँ कि जो टी स्क्वायर होगा, जो टी स्क्वायर होगा वो होगा माइनस अंडर रूट अल्फा अपॉन कॉस थीटा। वो कितना होगा, माइनस अंडर रूट अल्फा अपॉन cos theta, if you all are able to understand what I'm trying to convey. I repeat my statement. ये -1 है ना, यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा और ये है -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, टी स्क्वायर को यहाँ लाया, माइनस अंडर रूट अल्फा को यहाँ भेजा और cos थीटा को यहाँ भेजा, तो ये टी स्क्वायर आया, बहुत बढ़िया। एक और काम हम करते हैं, मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ। अब मैं इसे और इसे इक्वेट करता हूँ। सर नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, दूसरी बात t से ये t कैंसिल। आई होप यू ऑल आर एग्रीइंग विद दैट। अब सुनना, ये t यहाँ आया, अंडर रूट अल्फा वहाँ गया, साइन थीटा नीचे आया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं t लिखने जा रहा हूँ, तो t क्या आएगा ध्यान से ना, मैं t को यहाँ लेके गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो चुका था, तो ऊपर क्या आता है सर, ऊपर आता है अंडर रूट अल्फा। डिनोमिनेटर में क्या आता है, गौर से देखो, डिनोमिनेटर में सर आपने ये t कैंसिल कर चुके हो, यहाँ पे 2 बच रहा है, तो ये बच जाएगा 2 साइन थीटा। तो ये कितना आता है सर, ये आता है टेक्निकली 2 साइन थीटा। क्या ये पार्ट से कोई कंफ्यूजन, क्या इस पार्ट से कोई आपत्ति, जो हमने t और t स्क्वायर निकाले हैं, क्या इनमें से किसी भी बात से आपको कोई परेशानी? आई थिंक ये चीज़ें सॉर्टेड सी हैं जिनको लेकर आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, t जो निकला है, बस मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि हमने चीज़ें स्किप किया है स्टेप, इसलिए। तो t कैंसिल, ये t यहाँ आया, अंडर रूट अल्फा साइन थीटा और 2 यहाँ, बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से, आपसे वो कह रहा है जो आपकी टेंजेंट है, जो कॉमन टेंजेंट टू द एलिप्स है, वो आपके जो पैराबोला और इन दोनों की, एलिप्स की और पैराबोला की, एलिप्स और पैराबोला की कॉमन टेंजेंट है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से ए और बी पर मिलती है। ध्यान से सुनना, आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आपको याद है क्या? हाँ सर ये है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर ए और बी पर मिलती है, तो सुनना, कोऑर्डिनेट एक्सिस से ए पर मिलना, ए मतलब आई होप आप समझ पा रहे हो, एक्स एक्सिस से अगर ये ए पर मिल रही है, मतलब वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 उधर गया, तो x की वैल्यू आएगी 2 रूट अल्फा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो जो a कोऑर्डिनेट आ रहा होगा, जो a कोऑर्डिनेट आ रहा होगा, वो आ रहा होगा 2 रूट अल्फा अपॉन कॉस थीटा कॉमा 0, क्योंकि ये आपकी उस टेंजेंट ने x इंटरसेप्ट, x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट लिया है वो है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हमने y को 0 रखा तो 2 रूट अल्फा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका a का x कोऑर्डिनेट आया, बहुत बढ़िया। अगर मैं b कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो b कोऑर्डिनेट क्या आएगा सर? b कोऑर्डिनेट मतलब इस टेंजेंट ने y एक्सिस पर जहां इंटरसेक्ट किया, अब जब ये y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी तो x कोऑर्डिनेट 0, तो y कितना आएगा सर? 1 उधर गया, तो अंडर रूट अल्फा अपॉन साइन थीटा। आई होप आप बात समझ पाए। तो हो जाएगा अंडर रूट अल्फा अपॉन साइन थीटा। तो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, 0 अंडर रूट अल्फा अपॉन साइन थीटा। अब आप मेरी महज इस बात को निकालने में फिगर आउट करिए हेल्प, क्योंकि सर आपसे वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जो ए और बी का मिड पॉइंट है उसका लोकस, ए और बी का मिड पॉइंट है उसका लोकस।
मेरे पास ए और बी आ गए क्या? बिल्कुल आ गए। मैं ए और बी का मिड पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ, है ना। ए और बी का मिड पॉइंट बहुत आराम से मैं निकालूंगा, जैसे कि मैं उसे कहता हूँ पी, जो कि है ए और बी का क्या मिड पॉइंट, है ना। ये पी है मान लो, जो कि आपका क्या है ए और बी का मिड पॉइंट, और पी के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ एच कॉमा के। मिड पॉइंट थ्योरम से सीधे सीधे क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर जो एच की वैल्यू आएगी वो दिस प्लस 0/2 आएगी, तो उसे हम क्या लिखेंगे सर? उसे हम लिखेंगे माइनस ये 2 से, आप समझ पा रहे हो, 2 रूट अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस 0/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो रूट अल्फा अपॉन कितना? कॉस थीटा। ये आपका आता है एच। और अगर मैं आपसे के पूछूं तो के क्या आएगा सर? के 0 प्लस दिस अपॉन 2, तो रूट अल्फा अपॉन साइन थीटा अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? रूट अल्फा अपॉन 2 टाइम्स साइन थीटा। इज एवरीवन विद मी सो फार? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की बात है, बहुत क्रूशियल सी बात है। आप बस 2 बातों का जवाब दीजिएगा। रूट अल्फा अपॉन कॉस थीटा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप कुछ देख पा रहे हो? क्या आप कुछ देख पा रहे हो? बहुत आराम से। अगर मैं आपसे कहूं तो सर नेगेटिव साइन को अगर मैं इधर लाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं रूट अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस टी स्क्वायर के इक्वल है? तो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो रूट अल्फा अपॉन कॉस थीटा है जो कि माइनस टी स्क्वायर के इक्वल है, तो एच किसके इक्वल हुआ? एच हुआ माइनस टी स्क्वायर के इक्वल। एनी कन्फ्यूजन सो फार? अच्छा, एक और बात देखो, रूट अल्फा अपॉन 2 साइन थीटा, रूट अल्फा अपॉन 2 साइन थीटा, रूट अल्फा अपॉन 2 साइन थीटा टी के इक्वल है, जो कि यहाँ के इक्वल है, तो शेलाई से जो के होगा सर वो टी के इक्वल होगा। एवरीवन विद मी? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है भाई? यहाँ तक कोई भी परेशानी है तो पूछिए, आई विल री क्लैरिफाई दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सर देखो, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो जरा, आपका क्वेश्चन शायद खत्म हो जाएगा। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सर देखो, टी की वैल्यू के यहाँ रिप्लेस करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा सर? एच विल बी इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। फाइनली हम एच और के की जगह क्या रखते हैं? एक्स और वाई, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये आपके उस ए और बी के मिड पॉइंट का लोकस होगा। क्वेश्चन खत्म। हो सकता है आप अल्फा भी ले आते, पर हमने बिना अल्फा को लाए इसके क्वेश्चन को इस तरीके से सिंपली, इजीली, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। मेरा बस आपसे ये कहना है, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। आपके पास एक इलिप्स था, एक पैराबोला था, उन दोनों की एक कॉमन टेंजेंट थी। मैंने पैराबोला के अकॉर्डिंग कॉमन टेंजेंट निकाली, जो कि है जिसमें मैं ए लिखना, मतलब ए की जगह 2 लिखना भूल गया था, फिर हमने 2 से रिप्लेस किया, तो ये फाइनली आपकी इलिप्स की कॉमन, वो पैराबोला की कॉमन टेंजेंट थी, और इलिप्स की जो टेंजेंट आई वो ये थी। चूंकि वो दोनों कॉमन थी, तो वही बात वापस उनके कोफिशिएंट्स के रेशोज और उनके कांस्टेंट टर्म के रेशोज के थ्रू मैंने टी में और थीटा में एक रिलेशन निकाला। मैंने देखा कि इलिप्स की जो वो टेंजेंट है, वो जो एक्स और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट मार रही है, उनका जो मैंने मिड पॉइंट निकाला, वो अगर एच कॉमा कैसे डिनोट किया, क्योंकि उसका ही मुझे लोकस चाहिए, तो मैंने उसे एच कॉमा कैसे डिनोट किया, तो कुछ मुझे मिला जो कि मैं जानता हूँ कुछ कुछ था। तो आई थिंक कुछ कुछ कॉमन लगाते हुए मैंने फाइनली एच और के में एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया, अल्फा को पूरे तरीके से एलिमिनेट करते हुए। आई डिड नॉट इवन बॉदर अबाउट अल्फा, अल्फा एक ही तरफ से हट गया। तो क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत प्रॉपर्ली समझ आया? हमने जो अभी तक डिस्कशन किया है वो क्या किया है स्टूडेंट्स? हमने अभी बेसिकली इलिप्स को लेकर आपसे बातें की हैं। इलिप्स को लेकर मोटी मोटी क्या बातें हुई हैं भाई? इलिप्स को लेकर मोटी मोटी ये बातें हुई हैं कि इलिप्स की टेंजेंट को लेकर हमने बातें की हैं। इलिप्स की टेंजेंट को लेकर भी अभी 2 ही बातें हुई हैं। 2 बातें क्या? अगर आपको स्लोप दे दी जाए और आपसे बोला जाए इलिप्स की टेंजेंट के क्वेश्चन लिखो तो। दूसरा बात, अगर इलिप्स पर कोई पॉइंट हो और फिर आप उसकी टेंजेंट लिखो तो। फिर उस पर हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए और एक अच्छा डिटेल्ड डिस्कशन किया। हम 2 बातें और करेंगे टेंजेंट को लेकर कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मुझे टेंजेंट बनानी है तो क्या होगा, और जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनी है उनकी कंबाइंड इक्वेशन अगर लिखनी है तो वो क्या होगा। इस तरीके से इलिप्स की टेंजेंट को लेकर एक अच्छा डिटेल्ड डिस्कशन हम बाइंड अप करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं और किस तरीके से इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ये आपकी हम सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू भाई IIT JEE मेंस और IIT JEE एडवांस, जो JEE एडवांस के नाम से जाने जाती है, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली बात करूँ, एक अच्छी मजबूत डिटेल्ड और एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी हो रही है, क्योंकि हम पूरी जो भी ये पूरा पैकेज है आपका सिंगेज मैथमेटिक्स का, जिसके थ्रू उन्होंने पूरे आपके 11th-12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की जो पूरी हर एक चीज़ जो पूछी जा सकती है उसे बहुत प्रॉपर्ली कवर किया है 5 बुक्स के कलेक्शंस में। ये बुक्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इन्होंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से करवाया है, प्रॉपर्ली करवाया है, और उसी तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं। हम हर एक बुक को करने वाले हैं।
हर एक चैप्टर को करेंगे, उनके हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उनमें दिए गए इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स हैं उन चैप्टर्स के उन कंसेप्ट्स को और मजबूत बनाएंगे। इसी के साथ साथ हम एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होकर उन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करके उन्हें और कंसोलिडेट करके फिर हम चैप्टर को बाइंड अप करेंगे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इस स्ट्रैटेजी से, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें डिज़ाइन की, उसी को प्रॉपर्ली फॉलो करती है, बहुत मेटिकुलसली, बहुत थरली, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में हम आपकी तैयारी करवाएंगे। और मेरा यकीन करिए ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हम कोई हिडन कॉस्ट नहीं रखते, हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने का ऑप्शन नहीं करते, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आपको बस ये करना है कि आपको लेक्चर्स रेगुलरली देखने, डेली 9:30 इवनिंग में ये रिलीज होते हैं 2 लेक्चर्स, आप रेगुलरली देखिए। इवन संडेज को हम रिलीज करते हैं थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर विल कीप पोस्टिंग रेगुलरली लेक्चर्स सो दैट वी कैन गेट योर कोर्स कंप्लीटेड। और इसके साथ साथ एक अच्छी तैयारी करके आपको कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में भेजें ताकि आप एक अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक या अच्छा परसेंटाइल हासिल करें। ये मोटिव, ये इंटेंट है इस प्रोग्राम का, इस कोशिश का जो आपके लिए की जा रही है। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, आपको महज इन लेक्चर्स को देखते हुए चलना है। लेक्चर्स पूरे अटेंशन और फोकस के साथ देखिएगा, इनमें नोट्स बनाते चलना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन हर एक वो जो आपको करवाया जा रहा है इन्हें खुद से करना और चीज़ें रिवाइज करते चलना। कहीं नहीं जा रही है एग्जाम, मेरा यकीन करिए बहुत आसान एग्जाम है अगर ठीक से तैयारी की जाए तो। और हम बहुत प्रॉपरली कर रहे हैं इसे, मेरा यकीन करिए बहुत डिटेल्ड मैनर में कर रहे हैं। हम हर एक चैप्टर को खोद के प्रॉपरली ख़त्म कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ और बच ही नहीं रहा है, मेरा यकीन करिए। छोटे से छोटे कंसेप्ट को भी बहुत डिटेल में हर एक एंगल से एक्सप्लोर करके बाइंड अप कर रहे हैं, मेरा यकीन करिए कहीं नहीं जा रही इसके बाहर चीज़ अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा तो। मतलब एकदम कॉम्प्रहेंसिव तैयारी हो रही है आपकी, एकदम संपूर्ण, पूरा हर एक चीज़ की तैयारी। आप प्लेलिस्ट का लिंक आप एक्सेस कर सकते हो, जब आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा फुल प्लेलिस्ट लिंक फॉर सिंगेज मैथमेटिक्स IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ से सारी वीडियोस आपके लिए एक्सेसिबल होंगी और यही सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी आपको रेप्लिकेट होती हुई दिखेंगी। सब कुछ वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने वीडियोस आपके हमने रिलीज़ कर दी हैं, आप कितना देख चुके हो, तो कितना वो गैप या आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है, ताकि आप भी टाइमली चीज़ें कंप्लीट करें थोड़ा फास्ट अप करके। सबसे ज़रूरी, सबसे खास, सबसे सिंपल बात, कोई क्वेरी कंसर्न हो तो आप कमेंट में लिखना, रेलेवेंट रहा तो हम रिजॉल्व करेंगे, निश्चिंत रहिए आप। बस अच्छे से तैयारी करिए, आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं, इसके अलावा तो कोई और परेशानी नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरा यकीन है मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ टेंजेंट्स को लेकर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे और चीज़ें बाइंड अप करके और अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, एलिप्स के, फिर हाइपरबोला, उसके बाद कैलकुलस शुरू करेंगे और इस तरीके से हर एक चैप्टर, हर एक बुक हम करते चले जाएंगे। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।